दोस्तों नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी परीक्षाओं की तैयारी, सभी पूरा सिलेबस आपका, सभी विषय एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं। ऐसा ये चैनल है, तो आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, दूसरे लोगों को भी बताएं और इस चैनल से पूरा लाभ लें। कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जो लाइव चलता है उसमें बताते रहें। तो साइंस टेक का विज्ञान प्रौद्योगिकी का चल रहा था, ये 10वां वीडियो है MCQ का। इसके बाकी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल ही जाएंगी और आप लोग पॉज करके अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते जाएं ताकि आपको भी अपनी तैयारी का आकलन हो सके सही। MCQs में पैटर्न जो यूपी PCS UPT PLC का रहा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जहां से प्रश्न आते हैं, सामान्य विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से, उसी को हम इस MCQ सीरीज में शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ उससे जुड़ी जो कुछ जानकारियां हैं जहां से प्रश्न आ सकते हैं वो भी हम आपको बताते चलते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है? तो आप लोग अपना उत्तर चुन लीजिए। जिन्होंने लक्स मीटर को लगाया है वो सही है, उनको बधाई हो। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है, ठीक है। अल्टीमीटर हमने बताया था, विमानों की ऊंचाई मापने का यंत्र है अल्टीमीटर। आगे बढ़ेंगे। न्यूटन के पूर्व किस खगोल, ये पूछा गया प्रश्न है, किस खगोल शास्त्री ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, अर्थात पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, अर्थात पृथ्वी में ऐसा आकर्षण बल है कि सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने, याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन, गुप्त काल के बाद का जो काल था उसमें खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनकी रचना का नाम था ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म सिद्धांत, इसी में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है, ठीक। दैनिक जीवन में हमें केशिकत्व के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए, केशिकत्व होता क्या है? केश नली या किसी छोटी सी पाइप सिलेंडर में, ठीक है, ग्लास की ले लीजिए, उसको जल में डुबाइए तो जल का ऊपर चढ़ना नीचे गिरना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। इसमें आपका जो है सोखते द्वारा स्याही को सोखना, ये भी सही है। सोखता स्याही को सोखता है, जो स्याही है ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है, तो ये भी है सही। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व जिसको कहते हैं, केशिका जल जिसको, केशिका द्रव जिसको बोलते हैं। तो भूमिगत जल जो है केशिकत्व के गुण के कारण ही ऊपर चढ़ती है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी केशिकत्व का उदाहरण है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, अर्थात जड़ से ऊपर आना पर्ण समूह में, ये भी केशिकत्व का उदाहरण है, ठीक है। जल में छोटी छोटी नलियां होती हैं, जैसे आपकी नसें हैं उसी तरह, और उसी नसों में से होकर के जो जल है ऊपर तक जाता है, तनों तक, और जो पर्ण समूह है वहाँ तक पहुँचता है, तो ये भी केशिकत्व का ही उदाहरण है। तो उपयुक्त सभी जो है केशिकत्व के उदाहरण होंगे। इसके अलावा ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोख लेना तो है ही। लालटेन आपने देखा होगा या लैंप देखा होगा, उसकी बत्ती द्वारा उसमें तेल जो ऊपर चढ़ाता है, ये भी केशिकत्व कारण होता है। सूती कपड़ों पर जल की बूंद फैल जाती है, ये भी केशिकत्व का ही प्रभाव है। और जैसा कि आपने देखा, जड़ों से जल का पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये सभी जो है केशिकत्व के उदाहरण है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, केशिकत्व का अर्थ अगर आप जानते रहेंगे, तो या तो जल ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, तो इसको क्या कहेंगे? केशिकत्व कहेंगे। तो उससे संबंधित जो घटना होगी उसको पहचान कर आपको सही लगाना है। IAS के एग्जाम में ये प्रश्न आया था, 2012 या 13 में आया था। तो जिन्होंने डी उत्तर सही किया होगा वो बधाई के पात्र हैं। अगला, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए, पानी का घनत्व जो है, पानी एक बहुत ही अद्भुत तरल पदार्थ है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है, और जब घनत्व अधिकतम हो जाता है तो आयतन निम्नतम हो जाता है, ये याद रखिएगा। जब ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो कोई भी इससे संबंधित प्रश्न आप हल कर लेंगे। जैसे कि किसी भी वस्तु को, किसी जल को, ठीक है, वस्तु नहीं जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक यदि गर्म किया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें जो उत्तर होगा कि घनत्व पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? बढ़ेगा, यहाँ अधिकतम हो जाएगा,
और फिर घटना शुरू हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से या 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जल को ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर वही चीज़ सेम होगी कि पहले बढ़ेगा अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस तक फिर घटना शुरू हो जाएगा। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस से आगे जाएगा पीछे जाएगा, दोनों स्थितियों में घटेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक उल्टी घटना आयतन के साथ होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पहले आयतन घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक ऊपर से नीचे आने पे भी पहले आयतन घटेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे और फिर बढ़ेगा। ठीक 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन का क्या होगा हाल, पहले तो घटेगा और फिर बढ़ेगा, फिर 0 से 10 पे अगर जाते हैं तो यही चीज़ होगी, पहले घटेगा आयतन और फिर बढ़ेगा। घनत्व और आयतन में ये अंतर आप समझ लेंगे तो इससे संबंधित जितने प्रश्न आएंगे आप हल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कल फिर से और अच्छे से आपको समझा देंगे, एकदम केतली लेकर समझा देंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी, बहुत ज़्यादा प्रश्न ये पूछा गया, कई बार पूछा गया है, एकदम पेट प्रश्न है और ये भी पेट है कि आप गलत करके आते हो मैक्सिमम लोग, तो अब रट लेना इस चीज़ को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। निम्न में से कौन सी युक्ति या कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को डिस्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित, अर्थात एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, इसमें से कौन सी वो युक्ति है, तो याद रखिएगा रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर वह यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर क्या करता है, ठीक उल्टा करता है। याद रखिएगा रेक्टिफायर का उल्टा इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को एसी में बदलेगा। ठीक है, डीसी को एसी में बदलेगा। वहीं ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टता को चेंज करता है, अधिक वोल्टता या कम वोल्टता को एक दूसरे में चेंज करता है, यह ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, विद्युत शक्ति को अधिक वोल्टता या कम वोल्टता में बदलता है। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। वहीं ट्रांसमीटर का प्रयोग क्यों होता है, ट्रांसमीटर का उपयोग दूरदर्शन, रेडियो, संचार के जो विद्युत चुंबकीय संकेत होते हैं उनको प्रसारित करने के लिए इसका प्रयोग ट्रांसमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपने अक्सर देखा भी होगा। तो अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, एसी टू डीसी तो रेक्टिफायर, डीसी से एसी पूछा होता तो इन्वर्टर। टेस्ट ट्यूब बेबी या टेस्ट ट्यूब शिशु में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो निषेचन जो है एक परखनली में कराया जाता है दोस्तों, तो शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये इसका उत्तर होगा। काफ़ी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, अब तो काफ़ी प्रचलित तकनीकी हो गई है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में बच्चा पैदा करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का प्रयोग किया जाता है। और IVF क्या है, एक कृत्रिम चिकित्सा विधि है जिसमें निषेचन क्रिया एक ट्यूब में होता है, इसीलिए कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ये ट्यूब होती है, ट्यूब में होता है, जिसे बाद में महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है जब ये विकसित होता है। तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1986 का दिन, 6 अगस्त 1986, इस दिन भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जन्मी जिसका नाम हर्षा चावड़ा है। जबकि अगर विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम अगर पूछा जाए तो लुई ब्राउन, वो विश्व में पहली जो है टेस्ट ट्यूब बेबी थी, लुईस ब्राउन। उसके बाद भारत में जो जन्मी पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावड़ा, इनका कई बार इंटरव्यू भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का वह हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, तो इनमें से जो है चुंबकीय टेप जो है उत्तर होगा। तो जो लोग चुंबकीय टेप को उत्तर लगाए होंगे वो सही है, चुंबकीय टेप आंकड़ों का काफ़ी मात्रा में भंडारण कर सकता है रोम कॉम्पैक्ट डिस्क के अपेक्षा में, तो 20 का उत्तर होगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, तो हल्की धातु और भारी धातु सबसे जो है अधिक कौन सी है, तो लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु होती है, सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम OS। ठीक है, और Li जो है लिथियम सबसे हल्की धातु होती है।
माणिक्य एवं नीलम यूपीपीसीएस का प्रश्न है, पूछा गया। माणिक्य एवं नीलम जवाहरात का एक रूप है, इसे रासायनिक रूप से, सॉरी ये यूपीपीसीएस नहीं, ये यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है। माणिक्य एवं नीलम जवाहरात का एक रूप है, इसे रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इसका जो उत्तर होगा बी होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक अवस्था में माणिक्य, नीलम, पन्ना और अन्य रत्नों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिन्होंने उत्तर दिया होगा उनका ये सही है। अगला है कांसा मिश्रित धातु है। आप कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको कांस्य युगीन इसलिए नहीं बोलते हैं कि यहाँ पर कांसे का ही उपयोग होता था, बल्कि इसलिए बोलते हैं, दरअसल हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा उपयोग टिन का हुआ है, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है इसको। टिन युगीन सभ्यता क्यों नहीं बोला जाता है? इसलिए क्योंकि पहली बार टिन और अर्थात आपके तांबे और टिन को मिला करके कांसे बनाने का जो पहला कार्य किया हड़प्पा सभ्यता वालों ने किया, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। तो कांसे का आविष्कार हड़प्पा सभ्यता वासियों ने किया था, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो इस किसका मिश्रण है? तांबे और टिन का मिश्रण है। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। अगला है बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है? बीज के अंकुरण के लिए पानी की तो महती आवश्यकता है, उचित तापमान तो बहुत ज़्यादा होना आवश्यक है, ऑक्सीजन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं, बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकाश की उपस्थिति दोस्तों ये आवश्यक नहीं है बीज के अंकुरण के लिए, यही इसका उत्तर होगा डी, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति बीज के अंकुरण के लिए पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन और आदि जो दशाएं होती हैं वो तो महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका डी होगा, प्रकाश की उपस्थिति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें दिया है शरीर के जोड़ों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव से गठिया रोग हो जाता है। देखिए पहला ही असत्य होगा। मैंने बताया था एक वीडियो में आपको कि जो थकान होती है दोस्तों, जो थकावट होती है शरीर में, वो होती है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण, जबकि जो गठिया रोग होता है ये यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। यूरिक अम्ल के जमाव से गठिया रोग हो जाता है। अर्थात अक्सर आप वृद्धों में जो गठिया रोग है उसकी संभावना अधिक रहती है, उनमें ज़्यादा ये रोग देखते हैं। इससे जोड़ों में दर्द होता है शरीर के, विशेषकर घुटनों में, और थकान की समस्या होती है गठिया रोग में। तो ये यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। थकाव किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। ये दो चीज़ याद रखिएगा। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल के मिलावट से घातक ड्राफ्सी रोग होता है, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही है एकदम। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ का कारण होता है, बिल्कुल सही है। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है, ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल जो गलत है, असत्य है, ए वाला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। अब ये रोगों का नाम है, प्रभावी अंग है। अक्सर ये भी पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। तो डायरिया, आप अपने मन में जो है उत्तर सोच लीजिए, इसको मिलान कर लीजिए, फिर हम आपको एक बार उत्तर भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो डायरिया से जो है पाचन तंत्र प्रभावित होता है। एस्केरियासिस से आपका छोटी आंत प्रभावित होती है। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है टीबी से, और निमोनिया से आपके श्वसनांग प्रभावित होते हैं। वर्तमान में जो कोरोना वायरस है ये एक प्रकार का निमोनिया ही है, ठीक है। इसमें जो है निमोनिया के द्वारा श्वसन अंग पे प्रहार होता है और आपके श्वसन में ही बाधा होता है। तो श्वसनांग जो है इसका उत्तर होगा। तो 1 2 क्या हो जाएगा इसका? 2 3 4 1। तो ऑप्शन जिसने डी लगाया होगा उसका सही होगा, तो उसको बधाई हो।
और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में, उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।